Very good morning, everyone. Welcome to an academy. Welcome to Creatrix. So first of all, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. Right now, I'm teaching on an academy, and I am one of the topmost educators on an academy. So first of all, let me tell you कि अगर आपने अभी तक अन अकेडमी के किसी भी इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी इमीडिएटली अन अकेडमी लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को किक स्टार्ट दे सकते हो। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर आप यही सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको बिना सोचे अन अकेडमी प्लस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अन अकेडमी प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे ही एक हफ्ते की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वीकेंड में आपके लिए क्विज के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को चेक कर पाएं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अन अकेडमी प्लस पे मिलती है वो मिलती है आपकी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग अभी 3 लेयर्स में आपकी होती है। सबसे पहले आपको ऐप पे डाउट सॉल्विंग का फीचर मिलता है। उसके बाद जो आप क्लासेस को अटेंड करते हो तो हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करी गई है। वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अलग से डाउट सॉल्विंग बैचेस भी चलते हैं जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एज ए टीचर मुझे भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है स्टूडेंट की वो डाउट क्लियर होने के बाद ही होती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट्स आते हैं। जब वो डाउट सॉल्व होते हैं तो हमें अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है और तब लगता है कि तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउट सॉल्विंग ऐसा फीचर है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बट प्लस पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलता है। उसके अलावा बैचेस के लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं। आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच या एक्सेलरेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे फास्ट ट्रैक वे में आपके सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स खुद क्लियर किए होते हैं। ये आपको डेली, मंथली, वीकली प्लान्स बना के देते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करो। नहीं कर पाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इशूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हो तो स्टडी बूस्टर सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेस्ट की एनालिसिस मिल जाती है। आप टेस्ट देके आ जाओ, एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगी, उस पर आप इंप्रूव करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है यार आपके अंदर टैलेंट है, बस आपके अंदर वो पुश नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं, तो आप आइकॉनिक ले सकते हो। यहाँ पे पुश देने का काम आपको कोच करता है। बाकी अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है। ये कोड आपको ना सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देती है बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस देती है। तो जब ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो ना सिर्फ आपको राइट कंटेंट मिलता है बल्कि एक राइट इंटेंट भी मिलता है, जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी अनअकैडमी पे आपका ऑफर भी चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन टू द अनअकैडमी। 12 महीने पे 2 महीने का गेट एसी और 3 मंथ्स का आपके लिए एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। साथ के साथ 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेटीएससी और 6 मंथ्स का एसएससी जी मिल रहा है ताकि आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाएँ। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर लो। जो जैसा मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ राइट कंटेंट और राइट इंटेंट भी मिलता है। और उसके अलावा जो बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला ईएमएफटी अभी मेरा स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं इसको, तो आप भी आके अटेंड कर सकते हो। 8:30 बजे रात में स्टार्ट होता है, 2 घंटे का बैच है। जब आप इस बैच को अटेंड करोगे तो आपके ईएमएफटी के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लियर होंगे। और उसके अलावा आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे वो इमीडिएटली सारे के सारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। फाइन, तो आपकी ब्रांच चाहे ईसी हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को रैंक में जरूर कन्वर्ट कर। तो चलिए शुरू करते हैं हैक टू क्रैक टॉप रैंक इन गेट 2022 का ये 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज इफेक्टिवली। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, हम कितने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, हम सिर्फ टेस्ट दे के चले आए, टेस्ट के एनालिसिस कैसे करें, कौन से पैरामीटर्स पे करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आज के सेशन में होने वाला है दी एंड, और उसके साथ साथ आपको एक क्लियर कट अप्रोच मिल जाएगी कि मुझे टेस्ट सीरीज को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो यार अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो, सेशंस को शेयर भी कर दिया करो ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, हम और ऐसे सेशंस आप तक लेके आ पाएँ। फाइन, देखिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना, तो होता क्या है कि जनरली उसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, जिसमें कि आपके चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस दिए रहते हैं। सेकेंडली जो आपका होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाता है। और उसके अलावा फिर एक मॉक टेस्ट होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरली आप नवंबर दिसंबर में अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, तो देखिए
जब भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पढ़ने के दौरान आपका जो फोकस होना चाहिए वो टॉपिक वाइज टेस्ट पे होना चाहिए। जैसे अगर आपने आज फूरियर सीरीज कंप्लीट कर लिया तो फूरियर सीरीज का आप टेस्ट दे दीजिए, अगर आपने लाप्लास कंप्लीट कर लिया तो लाप्लास का टेस्ट दे दीजिए। ऐसे करके आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहिए। टॉपिक वाइज टेस्ट देने से आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी मिलती रहती है और कहीं ना एक फीडबैक मैकेनिज्म भी आपका आता है। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या तो आपसे लगेगा या तो नहीं लगेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा वो मैं लगा पा रहा हूँ, और अगर बाय द वे नहीं लगा तो वापस से नोट्स में जाके उसको समझने की कोशिश करो वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं लगा। तो इससे होता क्या कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके सब्जेक्ट को भी तैयार कर लेते हो और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी भी डेवलप करते हो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिग्नल सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इमीडिएटली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पे जाइए और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के दौरान आपका जो छोटे छोटे बंचेस बने हुए थे आपके फर्स्ट स्टेप में वो अब थोड़ा सा बड़ा बंच हो गया। मतलब अब पूरे के पूरे सब्जेक्ट में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा माइंड अपना ब्रॉड रखना पड़ेगा, और ब्रॉड रखने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। आपको अपने टेस्ट सीरीज को यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि जिन भी टॉपिक्स को आप भूलते जा रहे हो उन टॉपिक्स को इमीडिएटली वापस से आकर रिवाइज कर लो, और खासकर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लगते हैं उनको इमीडिएटली बार बार रिवाइज करके जाओ। तो जब भी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने जाओ तो आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके जाने की जरूरत नहीं। जो टॉपिक इन सच आपको लगता है कि यार ये मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, बस उस टॉपिक को रिवाइज करके जाइए। उसके अलावा टेस्ट आपको खुद ही बता देगा कि आपको और कौन कौन से पॉइंट्स को थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो टेस्ट एक आपको क्लियर कट आइडिया दे देगा। अब देखिए, जब आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, जो कि जनरली नवंबर दिसंबर तक जाते आते हो जाता है, फिर जो सबसे बड़ा रोल आता है ना वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आता है। जब तक आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक आप कभी भी एग्जाम में जाके सेम इन्वायरमेंट में जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आने वाले, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से आने वाले, वहाँ पे परफॉर्म करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपका अल्टीमेट एम तो क्या होना चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जाने से पहले आपको अपनी ये सारी की सारी स्किल्स अभी से इंप्रूव कर लेनी चाहिए। मतलब कि जिसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट को एड्रेस कर चुके हो और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को भी अपने एंड से आप एड्रेस कर चुके हो। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक आइडिया लग गया कि अच्छा मुझे टेस्ट सीरीज को अप्रोच कैसे करना है। अब टेस्ट सीरीज को अप्रोच करने के बाद अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, अब आप चाहे पार्ट टेस्ट दो, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, चाहे आप मॉक टेस्ट दोगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टेस्ट सीरीज के जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपको जो फॉलो करना चाहिए कि जब भी आप कोई भी टेस्ट देने बैठो तो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर कट अच्छी तरीके से मेंशन होनी चाहिए कि टेस्ट देने के दौरान आपको अपने घर पे बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट सिमुलेट करना है। मतलब बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट आपको रखना है। जब भी आप क्वेश्चन देखो आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि मैं एक्चुअल गेट का एग्जाम में बैठा हूँ, अगर यहाँ पे मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरी रैंक खराब हो जाएगी। जब तक ये डर आप घर पे साइमुलेट नहीं करोगे, जब तक ये घर पे आप ये सारा का सारा सेम इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक एग्जाम में जाके आपकी गलती होने के चांसेस बनते रहेंगे। अगर वो सारा का सारा डर डेली बेसिस पे आप घर पे फेस कर रहे हो या वीकली या फिर मंथली बेसिस पे आप वो डर बार बार फेस कर रहे हो कि यार अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो रैंक नहीं आएगी, तो एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते ना वो डर आपके रूटीन में आ जाएगा। और एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस का आंसर कोई टिक करोगे या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होंगे, तो वहां पे आपको ऑप्शंस टिक करते टाइम पे ना ज़्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि उन सारे प्रोसेस से दिन ब दिन आप गुजरते हुए चले आ रहे हो। तो किसी भी काम में परफेक्शन का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिस। अगर आपको 3 घंटे एग्जाम के अंडर प्रेशर एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट निकाल के देना है तो घर पे उसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि आप सीधे गेट में जाओगे और पूरा का पूरा एग्जाम फोड़ के चले जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू भी किया था ऑल इंडिया रैंक 3 का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके देखना। तो वहाँ पे भी उसने बताया कि जब 2020 में उन्होंने पेपर दिया था तो उनकी 622 रैंक आई थी, जस्ट बिकॉज वो टेस्ट सीरीज को कायदे से अटेम्प्ट नहीं करते थे और उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदला तो सीधे रैंक आपकी 3 आ गई। तो देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है। कहाँ रैंक आपकी करीबन 700 के आसपास है, और टेस्ट सीरीज को अगर ढंग से आपने किया, टेस्ट सीरीज के जो कुछ थंब रूल्स है जिसमें कि पहला रूल मैंने आपको बताया कि आप अपने घर पे सेम इन्वायरमेंट सिमुलेट करिए, उससे रैंक पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के पहले मैंने आपको टाइप्स बता दिए कौन कौन से टाइप्स के टेस्ट सीरीज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी टेस्ट सीरीज आपको दो ना तो आपको कुछ थंब रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, अपने घर पे सेम इन्वायरमेंट सिमुलेट करिए, लैपटॉप लेके बैठिए, कॉपी पेन बगैर में लेके बैठे रहो, क्वेश्चंस को तरीके से पढ़ो, एक एक वर्ड उसका समझने की कोशिश करो, उसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है, डेटा उतारने में कोई गलती नहीं करनी है, कोई फॉर्मूले वगैरह की मिस्टेक नहीं करनी, मतलब बिल्कुल वही डर घर पे बना के रखना है जो आपको एक्चुअल गेट में लगने वाला है। तो गेट का एग्जाम में आपको उतना ज़्यादा डर नहीं लगने वाला। ठीक है, अब आइए इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जिसमें कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम जब टेस्ट देने जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत स्पीड में अटेम्प्ट करना चाहिए या हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहिए। देखिए होता क्या है, जब आप पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते हो या टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, जैसे आपने आज फोरियर सीरीज पढ़ा और फोरियर सीरीज के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो मेरा जनरली सजेशन ये होता है कि इनिशियली ना आप
स्पीड के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो, आपकी जो इनिशियल पर्पस होना चाहिए ना वो आपका होना चाहिए एक्यूरेसी, ठीक है। तो जब भी आप पार्ट टेस्ट वगैरह देते हो ना तो आप फोकस करो कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन कि आप बहुत स्पीड में सब कुछ अटेम्प्ट करते गए और पूरा का पूरा गलत कर डाला, ठीक है। 10 क्वेश्चन बाय द वे, उसमें से 5 सही करो, बट सही करो। पहला तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार क्वेश्चन में सही करके आ रहा हूँ, 5 क्वेश्चन मुझसे सही हो रहे एग्जाम में, ये फर्स्ट कॉन्फिडेंस नीडेड है। 5 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे उसको जाने दो, कोई फर्क नहीं, घर पे आके उनको आप वापस से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ग्रेजुअली आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे जाते हैं ना तो आपको फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, या अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे एक्यूरेसी पे बहुत फोकस कर रखा है ना तो जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पे आओगे ना तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी स्पीड कोई बहुत सुपर फास्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेट में सुपर फास्ट स्पीड की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे एक ऑप्टिमम स्पीड आपको चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप 20-25 मिनट एक ही सवाल पे इन्वेस्ट कर दो, और ऐसा भी ना हो कि आप 10 ही सेकंड में सवाल निकाल दो, मतलब जो 2-3 मिनट नीडेड है वो आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए हर एक क्वेश्चन पे। उसके बाद जब आप इन दोनों पे अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लोगे, इन दोनों को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे, तो आप देखोगे ना कि जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे ना आपका एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन बनेगा स्पीड और एक्यूरेसी का। तो फर्स्ट आपने एक्यूरेसी को टारगेट किया कि भाई सवाल गलत नहीं होने दूंगा, टेस्ट लगाते लगाते देते आपकी एक्यूरेसी एक ऑप्टिमम स्पीड में आ जाएगी, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। फिर जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने जाओगे ना तो आप देखोगे कि अगर आप 65 में से 40 कर रहे हो ना तो उसमें से 39 क्वेश्चन आपके करेक्ट आ रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं हमेशा इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ कि किसी भी एग्जाम में जो आपकी रैंक होती है वो इस बात से नहीं आती कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है। किसी भी एग्जाम में जो आपकी रैंक नहीं आती वो इस बात से आती है कि जो आपको आता है वो भी आप गलत करके आते हो। तो इस बात पे थोड़ा सा गौर करना कि जब भी आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो ना तो इस बात से ये मत सोचा करो कि यार मेरा 90% ही सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, 90% सिलेबस कंप्लीट है, नॉट एन इशू। जो 10% से आपका पूछा जाने वाला है वो आप नहीं लगा पाओगे, और उस 90% में से भी हो सकता है आप एग्जाम में 70% क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाओ, बट वो 70% सही होने चाहिए। तो एग्जाम में आपकी रैंक वो क्वेश्चंस कभी भी खराब नहीं कर सकती जो आपको नहीं आते। जो आते आते क्वेश्चन होते हैं जो आप गलत करके आते हो ना उसकी वजह से रैंक बिगड़ जाती है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक्यूरेसी काफ़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन हमको आते हैं तरीके से आने चाहिए और उसमें हम गलतियां करके नहीं आएंगे। जैसे इसी बार जो ईसी वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रही होगी ना वो कम क्वेश्चंस में भी बड़ी टॉप की रैंक लेके आए होंगे या लेके आए भी हैं। और जो लोग स्पीड और एक्यूरेसी का एक कॉम्बिनेशन या फिर एक ऑप्टिमम बैलेंस नहीं बना पाए ना वो कहीं ना कहीं इस बीच में फंस गए। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, पहले एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी अगर आप अच्छे सर्टेन लेवल पे मेंटेन कर लेते हो 15 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने, स्पीड अपने आप कैचअप कर लेगी जो भी आपके ऑप्टिमम होगी। फिर फुल लेंथ में आप जनरली यही पाओगे कि आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना जनरली उसमें गलतियां नहीं हो रही, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड इन एग्जाम्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज में कौन से प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। देखिए आपने क्या करा, एक टेस्ट दे दिया तो 90% लोग क्या करते हैं ना 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, टेस्ट दिए जा रहे हैं, इसका भी दे दिया, उसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, उसका भी दे दिया, कोई फायदा नहीं। ठीक है, एक स्मार्ट स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे के आता है, और जो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता है वो टेस्ट सीरीज देने के बाद उसके एनालिसिस करता है। तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बनना है। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो तो एग्जाम टेस्ट सीरीज दे के आइए और उसके बाद उसके एनालिसिस पे बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करिए कि यार ये क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं क्लास में पढ़ने के बावजूद। तो ये 3 स्टेप का मैंने आपके लिए प्रोसेस बनाया हुआ है। आप कोई भी टेस्ट दे के आइए, ठीक है, उसके बाद उसके एनालिसिस आके घर पे बहुत अच्छी तरीके से करिए कि यार मैं यहाँ पे कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन स्मॉल सिग्नल का नहीं लग रहा है तो आके देखो क्यों नहीं लग रहा है, या फिर आप देखते ही क्यों छोड़ दे रहे हो, क्या वो टॉपिक आपके दिमाग में फियर क्रिएट कर रहा है। अगर आप एडीसी डीएससी के क्वेश्चंस देख के छोड़ के चले आ रहे हो इसका मतलब उस टॉपिक का फियर है, तो आके उस फियर को एड्रेस करो। उस फियर को दिमाग में रखे रहने से कुछ नहीं होगा। और स्मॉल सिग्नल एडीसी डीएससी या जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है वो डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने कभी उस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी। तो उस पर प्रॉपर तवज्जो दीजिए और यही से रिवीजन का कंसेप्ट खुल जाता है। जब आप टेस्ट की एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आ जाएंगी 4 चीज़ें कि यार मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से मेरे 12 सही हो गए। तो पहले जो 3 गलत हुए उसको समझो वो 3 गलत क्यों नहीं हुए, और अगर वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रही तो आके नोट्स में रिवाइज करो। जो 5 सवाल नहीं लगे उनके एनालिसिस करो क्यों नहीं लगे, वापस से नोट्स में आके उनका रिवीजन कर लो। तो एक बढ़िया सा लूप बन गया। यहाँ पे आप टेस्ट देते रहो, उसके एनालिसिस करते रहो, यहाँ से आपको लूप होल्स पता चलते रहेंगे, उन लूप होल्स को रिवीजन करके एड्रेस करते रहो। तो ऐसे एग्जाम आते आते आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार अब मैं अच्छी तरीके से अपने सारे टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम एड्रेस कर चुका हूँ, अपनी गलतियों को काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर चुका हूँ, अब मैं एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं जब आप टेस्ट देके आते हो तो किस बेसिस पे उसके एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, देखिए
जब भी आप कोई भी टेस्ट देख के आते हो ना, तो या तो उस टेस्ट में आपसे क्या हो सकता है, सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स का मतलब जैसे पूछा था कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको नेट के क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपने एक ही पॉइंट तक लिख दिया। आपने से मैग्नीट्यूड पूछा था, आपने नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख दिया। आपने किसी क्वेश्चन का डेटा ही गलत उठा लिया, पूरा का पूरा पढ़ा, क्वेश्चन में दिया कुछ और था, आपने कुछ और उठा लिया। यूनिट आपने गलत उठा ली, कोई कन्वेंशन गलत यूज कर लिया। ये गलतियां आपको टेस्ट सीरीज में करनी है यार, एग्जाम में जाके आपको ये गलतियां एक्चुअल नहीं करनी है। तो टेस्ट सीरीज में इस इशू को आप एड्रेस करिए। ये होनी गलतियां मुझसे भी हुई है। दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स कभी ना कभी किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए, उनसे ये गलतियां हुई, आपसे भी होंगी, बट आप इनको इंप्रूव करिए। फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आपने सब कुछ सही लगाया, फॉर्मूला सही लगा दिया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगाया, लास्ट तक लेके जाते रहे और बीच में कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो जब आप टेस्ट के एनालिसिस करोगे ना, तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपसे यहाँ से मिस्टेक हुई, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। उस कैलकुलेशन मिस्टेक को एड्रेस करो और कसम खाओ कि अगली बार जब टेस्ट देने जाओगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होंगी। थोड़ा सा मैं केयरफुल रहूँगा, हालांकि मेरी इससे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, बट चलेगा। शुरुआत में स्पीड अपने लिए चक्कर नहीं, शुरुआत में एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले की मिस्टेक हो जाती है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट होता है, बट हम फॉर्मूले में कुछ गलतियां कर जाते हैं। किसी में डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 नहीं लेते। किसी फॉर्मूले में किसी वैल्यू का हम स्टैंडर्ड डेटा भूल जाते हैं। कोई फॉर्मूला ही नहीं याद आता कि यार क्लास में पढ़ा हुआ था, अभी तो बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग से निकल गया है। तो आप वापस से आइए, टेस्ट के एनालिसिस करिए और उन फॉर्मूलेस को वापस से देख लीजिए, वापस से बार बार उसको याद करने की कोशिश करिए। हो सकता है अगले दूसरे टेस्ट में फिर भूल जाओ, फिर से वापस आके देखो। तो ऐसा ना सारे फॉर्मूलेस के साथ नहीं होगा, कुछ ही 5-10% फॉर्मूलेस होंगे जो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करने वाले, उनको बार बार आके रिवाइज करते रहिए। और उसके बाद एग्जाम में क्या होगा, आपसे जो 4-5 क्वेश्चन नहीं लगेंगे, वो या तो इसलिए हो सकता है ना लगे कि वो बिल्कुल नए कंसेप्ट पे बेस्ड हो, या उस टाइप के क्वेश्चंस कभी आपने क्लास में लगाए नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स का हमारे दिमाग में फियर होता है, एडीसी डीएसी जैसे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, किसी के दिमाग में सीक्वेंशियल का होता है, तो उसका फियर दिमाग में इतना होता है कि वो क्वेश्चन देखते ही हम दिमाग ही नहीं लगाते, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप कर सकते हो, ठीक है। जस्ट क्योंकि आपके दिमाग में फियर बैठा हुआ है ना, इस वजह से आप आगे अप्रोच ही नहीं कर रहे हो। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लग रहे हैं उनको आइए और देखिए, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से नोट्स में जाके अच्छे से पढ़ो, टीचर से डिस्कस करो, और एटलीस्ट उसमें इतना करो कि अगर उससे 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लगाओ पाओ। 50% एफिशिएंसी तो लेके आओ। 50% एफिशिएंसी इज ऑलवेज बेटर देन 0% एफिशिएंसी। अगर आप बिल्कुल देखते ही छोड़ दे रहे हो और उसमें से आप आधे क्वेश्चन लगा पा रहे हो ना, तो भी आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यार ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, इसको आप हमेशा अच्छे से किया करो। मैंने 4 पैरामीटर्स बता दिए, जनरली इन 4 पैरामीटर्स पर अगर आप एनालिसिस करोगे और अगले टेस्ट में कसम खाओगे यार सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा। हालांकि अगले टेस्ट में भी आपसे गलतियां होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, बट अगर ये गलतियों को आप नहीं दोहराओगे तो आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना गलतियां बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी। फिर आपसे एक ही 2 गलतियां होंगी, ये वाली, या तो फॉर्मूलेस वगैरह आप एक आधे कोई भूल जाओगे, या तो फिर नए कंसेप्ट जो क्वेश्चन आएगा जो आपके दिमाग में फियर बैठा हुआ है उनको आप वापस आके पढ़ते जाओगे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपके लिए स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा। मैंने सारी की सारी बातें डिकोड कर दी। अब जैसा कि मैं इस पूरे के पूरे सीरीज़ में आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता आया हूँ, तो आइए देखते हैं हम लोग 3 ऐसे टिप्स जो पर्सनली मैं यूज़ करता था और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के दौरान ये तीनों चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 1 की। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देने के बाद उसके एनालिसिस करना। तो भले ही आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बट हर एक टेस्ट देने के बाद उसके एनालिसिस पे टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आप 2 करते हो और आपके पास उतनी बैंडविड्थ है तो आप 2 टेस्ट के एनालिसिस करो। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें उनके एनालिसिस कंप्लीट करिए। और मेरे हिसाब से अगर आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो और उसके एनालिसिस पे थोड़ा सा इनपुट डालते हो ना, सो दैट विल। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो तो उसका सेगमेंटेशन कैसे करना है। जनरली जब भी आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए तो उसका 3 पार्ट में सेगमेंटेशन करिए। पहले पार्ट में सारे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। सेकंड पार्ट में उन क्वेश्चंस को आप टाइम दो जिनके बारे में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा सा याद करने में फॉर्मूलेस वगैरह याद हो जाएंगे। और तीसरे अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो बिल्कुल भी आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, जिन क्वेश्चंस की आपको बिल्कुल हवा नहीं लग रही। तो जब आप ये अप्रोच शुरू से लेकर चलते हो तो यही अप्रोच गेट के एग्जाम में भी काम आती है, क्योंकि गेट के एग्जाम में भी आपके 65 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा इनपुट डालते हो और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं। तो अगर शुरू से आप ये राइट हैबिट कल्टीवेट करोगे तो गेट के एग्जाम में भी यही हैबिट आपके लिए एक तरीके से सबकॉन्शियस हैबिट का काम करेगी और आप एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन तो सही करके आओगे जो आपको आते हैं या थोड़े से एफर्ट के बाद आते हैं।
बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 है कि हो सकता है कि आप किसी टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। अभी भी प्रोसेस वही है कि आइए और उसके एनालिसिस करिए। हो सकता है किसी टेस्ट में आपके बहुत खराब मार्क्स आ जाए, बहुत खराब नंबर आप लेके आ जाओ, तो डिमोरलाइज नहीं होना है कि यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। घर पे और उसके एनालिसिस करो। टेस्ट सीरीज बनी ही होती है आपके एनालिसिस करने के लिए, आपकी गलतियां करने के लिए, कभी मोटिवेट कभी डिमोटिवेट होने के लिए। अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज का सारा आउटकम निकाल के आपको परफॉर्म एग्जाम में करना है। तो जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता है तब तक टेस्ट सीरीज के आउटकम से आप अपने आप को कभी भी जज मत करिए। दोनों ही आउटकम्स में आप आपके एनालिसिस के साथ ऑनेस्ट रहिए और कोशिश करिए जो मिस्टेक्स आप करते जाओ अगले टेस्ट में वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगला कॉम्बैट देने के लिए रेडी रहना है, जो कि अगले संडे को है। तो अनअकैडमी पे कॉम्बैट आप सभी लोगों को देना। कॉम्बैट दो तरीके से आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर पाते हो, आप देखते हो आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपने ये कोड लगा के कॉम्बैट पे एंट्री ले रखी है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो प्लस पे आप आ जाओ, क्योंकि प्लस पे ना आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आपने ये कोड लगा रखा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के स्लैब्स देख सकते हो, डिफरेंट स्लैब्स हैं। आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी कॉम्बैट देते हो तो फाइन। उसके अलावा आप सभी लोग यार स्पेशल क्लासेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करो। फ्री में आपको इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आपके पास जो भी क्लास आप एनरोल करके रखते हो उसके पास उसके मैसेजेस जाते हैं, आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्विजेस वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पोल्स वगैरह हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा आपका अनअकैडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। बस आपके डाउट सॉल्विंग्स और उसके अलावा जो आपके रेज द हैंड वाले ऑप्शन है वो अभी स्पेशल क्लास में अवेलेबल नहीं होते। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस यू कैन सिंपली एंजॉय एंड यू कैन सिंपली एक्सेस, फाइन। उसके अलावा देखो यार, हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ इशू आता है, कुछ भी लगता है, हमें बताइए ताकि हम उस कंटेंट को इंप्रूव कर पाएं, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतरीन कंटेंट मिल पाए जो कंप्लीटली एरर फ्री हो, फाइन। उसके अलावा जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑफर अभी आपको मिल रहा है 12 महीने पे 2 महीने गेट टीएससी, 3 मंथ्स का आपको एसएससी जेई का, और 4 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट टीएससी एंड 6 मंथ्स का एसएससी जेई, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ जस्ट इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो सिर्फ आपको 12 मंथ्स का अमाउंट पे करना है, 24 मंथ्स का अमाउंट पे करना है। ये एडिशनल चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस पे करने होते हैं, जो कि शायद हम ऐसे खाने पीने में खर्च कर देते हैं। 18 मंथ्स में आपको 70 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस, और 24 मंथ्स में आपको 60 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस खर्च करने होते हैं। तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जब आप प्लस पे आते हो तो आपकी जो सक्सेस की रेशियो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है और सिस्टमैटिक वे में सारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है, बिकॉज ये कोड आपको ना सिर्फ राइट कंटेंट देता है बल्कि राइट इंटेंट देता है, और उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का जो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 45K का मिलता है, 18 मंथ्स का 58K और 24 मंथ्स का 66K, ठीक है। इसको अगर आप 12 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 33K आपको रफली दिखेगा। मतलब 33K में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसमें आप सारे वो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच डेडिकेटेड असाइंड होता है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ट्रैक करेगा। उसके अलावा 1-to-1 जूम सेशन, स्टडी मटीरियल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है। और उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड आपको लगा के ही एंटर करना है, ठीक है। चलो यार, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को यार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी तैयारी में, जिससे आपकी रैंक आने में थोड़ी मदद मिल पाए। तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो शायद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो उसका टीचर ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक